सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ गुरुजी का धन्यवाद करूँगा। अच्छा, कितने लोग हैं जो गुरुजी को जानते हैं? अच्छा, जितने लोग नहीं जानते ऐसा पूछूं? हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले गुरुजी का धन्यवाद करूँगा। जितने लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मैं यूजुअली बहुत कम बोलता हूँ, मीटिंग्स में बहुत कम बोलता हूँ, परिवार में तो बहुत ही कम बोलता हूँ, उन सबको पता है। या यूँ कहूँ कि मेरे रिश्तेदार तो मुझसे यूँ परेशान रहते हैं कि तू बोलता बहुत कम है, बात क्या है। लेकिन ईश्वर की कृपा कहूँ, कुछ शक्ति कहूँ, जब मंच पे बोलता हूँ तो शायद मैं कुछ अच्छा ही बोल लेता। आप देखेंगे यूट्यूब पे लगभग 200 वीडियोस हैं। कोरोना टाइम में ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया था, तो यानी 200 पब्लिक प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड हैं, अनरिकॉर्डेड भी तमाम होंगे, मुझे पता नहीं और ज़्यादा कितने होंगे। तो जब मैं बोलता हूँ तो मुझे लगता है कोई एक शक्ति है जो मुझसे बुलवाती है, वरना मैं कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ। उस शक्ति को गुरुजी ने पहचाना और मुझे आज यहाँ मौका दिया, तो मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। और प्रमोद जी, आपने आज मुझे 2 चीज़ें दी हैं जो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लौटाऊंगा आप सबको। आपने मुझे एक समय दिया, वक्त दिया, और दूसरा विश्वास दिया। विश्वास ये कि मैं आप सबको कुछ बेहतर डिलीवर कर पाऊँ, और आप सब 125-150 लोगों का वक्त जो मुझे मिला, तो प्रमोद जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और रुचि मैम, आपने इस सारे सेशन के लिए पूरा बैकड्रॉप तैयार किया, संदीप जी ने, आप सब ने तैयार किया, तो आपका भी स्पेशल थैंक्स। तो मैं बात जो कर रहा हूँ कि जब मैं बोलता हूँ तो मैं नहीं बोलता, वो ईश्वर की कृपा बुलवाती है। तो मेरठ ज़िले के आसपास के जितने लोग हों, यहाँ कोई है जो मेरठ ज़िले से हो? 4-5 लोग हैं। आप लोगों ने महात्मा लटूरी सिंह का नाम सुना है? मेरठ में नहीं सुना, तो यही हमने सब्जेक्ट इसलिए रखा कि मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम एपिक्स, कि हम अपने इतिहास को नहीं जानते, हम अपने शास्त्रों को नहीं जानते, हम अपने एपिक्स को नहीं जानते कि उनसे हमें सीखना क्या है। हम रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी, गीता सुनी होगी, महाभारत देखी होगी टीवी में, पर उससे हमारे जीवन में हमारे लिए क्या मिला, ये हमने बहुत कम बार समझा होगा। गीता सबके घर में पढ़ी जरूर होगी, लेकिन पढ़ी किसी ने नहीं होगी, या पढ़ी भी होगी तो समझा नहीं होगा, या जीवन में धारण नहीं किया होगा। यही मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम एपिक हैं। तो मेरठ ज़िले में एक महात्मा हुए लटूरी सिंह जी। महात्मा बाद में हुए, पहले बहुत बड़े जमींदार होते थे वहाँ के, चौधरी साहब बोलते थे उनको। वो पुराने ज़माने में जब टीवी नहीं होते थे तो नाटक हुआ करते थे, लोग नाटकों में हिस्सा लिया करते थे, तो वो अच्छा स्वांग किया करते थे, नाटक में अच्छा पार्टिसिपेट किया करते थे लटूरी सिंह जी। एक दफ़ा वो नाटक में अपना अभिनय कर रहे थे, अपना रोल अदा कर रहे थे राजा भरतहरि का। 3 दिन वो अभिनय चला। तीसरे दिन जब नाटक का आखिरी दिन था तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आज तुम मत आना इस नाटक में, आज तुम मत आना। अब घर में आप किसी को कह दो, और वो भी खास पत्नी को, कि तुम मत आना, तो उसके दिमाग में 100 सवाल चलने लगेंगे कि मुझे ही क्यों मना किया। बोले घर की बहुएं, हाँ वो आ जाएं, बेटे भी आ जाएं, लेकिन तुम मत आना। सच्ची कहानी है, तुम मत आना। घर के सारे व्यक्ति शाम को चले गए नाटक देखने। अब उनकी पत्नी के मन में ख्याल चल रहे हैं कि मुझे क्यों मना किया। वो घूंघट ओढ़ के स्वाभाविक रूप में पहुंचेगी, घर पे क्यों रहेगी कि मुझे क्यों मना किया, जाकर देख कर आती। घूंघट ओढ़ कर वो भी पड़ोस की छत पे बैठ के नाटक देखने लगी। तो राजा भरतहरि का वो रोल कर रहे हैं चौधरी लटूरी सिंह जी, और नाटक के अंत में जो रोल था कि उन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ना था, संन्यास धारण करना था, ये नाटक का रोल था। उन्होंने अनाउंसमेंट करी, जो भी अपना अभिनय निभाया, कि इस सभा में मौजूद सभी स्त्रियों को आज मैं अपनी बहन स्वीकार करता हूँ, अपनी माँ स्वीकार करता हूँ, और आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि मैं संन्यास्त हो रहा हूँ। ऐसा उन्होंने अभिनय किया। तो एक आवाज़ आई उनकी परिवार में से, ले लटूरी, तेरी लुगाई भी यहाँ बैठी देख रही है। भाई बात उन्होंने करी, मैं सभी को अपनी माँ और बहन स्वीकार करता हूँ, तो किसी रिश्तेदार ने कह दिया लटूरी तेरी लुगाई भी यहाँ देख रही है, सुन रही है। तो वो उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब नाटक खत्म हो गया तो उन्होंने अपने वस्त्र बदले नहीं।
जो राजा भरतहरि के वस्त्र थे वो बदले नहीं। लोगों ने कहा चौधरी साहब नाटक पूरा हुआ, आप वस्त्र बदल दीजिए। कुछ नहीं बोले। चौधरी साहब उसी वेशभूषा में अपने घर गए और अपनी धर्मपत्नी से बोला माँ भिक्षा दीजिए। चौधरी साहब बीवी बोल रही नाटक तो पूरा हो गया, कपड़े बदल लीजिए, अब अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए। वो चौधरी साहब कहते हैं देखो मैंने आपको मना किया था, आज नाटक में तुम मत आना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो मेरे अंदर साक्षात शंकर बोलते हैं। और जब मैंने उस समय बोला कि इस सभा में मौजूद सभी स्त्रियां मेरी माँ हैं, मेरी बहनें हैं, तो उस दृष्टि से आप भी मेरी माँ बहन हुई। तो मैंने आज से अपना घर बार छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। माँ मुझे भिक्षा दीजिए। बच्चे भी आ गए, बहुएं भी आ गई, बीवी भी रोए कि चौधरी साहब ये क्या कर रहे हो, बहुत बड़े जमींदार वास्तव में हुए। लेकिन चौधरी साहब ने अपना प्रण नहीं छोड़ा। बोला जब मैं अभिनय कर रहा हूँ तो मैं उस करेक्टर में पूरा ढला हुआ हूँ, और यदि मैंने कह दिया सो कह दिया, आज से मैं संन्यास्त हो गया। तो जब वो महात्मा हुए और इतने बड़े महात्मा हुए कि मेरठ कमिश्नरी के आसपास उन्होंने 40 कॉलेज संन्यास धारण करने के बाद खोले। ये मेरठ के लोगों के लिए इतिहास है जो आपको अपने क्षेत्र का जानना चाहिए। तो वही बात मैं कर रहा हूँ, जो उन्होंने इतना करेक्टर में ढल कर बात करी। तो मैं भी तो बहुत कम बोलता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो शायद कुछ शक्ति है जो मुझसे बुलवाती है, वरना बोलना मुझे नहीं आता। ये मैं आपको मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो शक्ति आज क्या बुलवाएगी देख लेते हैं। मैं संदीप जी बोल रहे थे, कल रुचि मैम पूछ रही थी कि क्या बोलोगे, आपसे भी कुछ डिस्कस हुआ। तो यूजुअली मैं किसी भी सभा में जब जाता हूँ कि शुरू के 3-4 मिनट की ओपनिंग तो माइंड में रहती है, उसके बाद फ्लो में क्या चलता है वो वक्त ही बुलवाता है। तो आप सब लोगों से कनेक्ट करने के लिए मैं, चूँकि मुझे यहाँ यंग फोर्स ज़्यादा दिख रही है, हाँ 20 और 30 एजर्स हम में से कितने हैं? गुड गुड गुड, 30 एजर्स, 30 ऐड करके ठीक है। तो चलो 30 एजर्स होंगे, 40 के आसपास होंगे, आप लोग यंग ज़्यादा है। और आईटी प्रोफेशनल्स तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। हम लोग जब अपनी इंजीनियरिंग प्रमोद जी शुरू करने लगे थे, हमें जब एडमिशन लेना था कि कौन से कोर्स में लेना चाहिए, तो हमने भी अपने सीनियर से पूछा, अड़ोस पड़ोस में पूछा, तो हमें ये बताया गया आईटी मत लेना। बोले क्यों, बड़ी मुश्किल बहुत होती है, आईटी मुश्किल बहुत होती है, मैकेनिकल ले लेना। तो हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, और जब से दिमाग में बैठ गया कि आईटी मुश्किल बहुत होती है, और आज तक सच में आईटी समझ नहीं आई। पर आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी मैं समझता हूँ ज़्यादा होती है कि भाई देखो, परचेज का आदमी एक दिन मटेरियल नहीं मंगाएगा तो लाइन रुकेगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कुछ और बन जाएगा। सेल्स का आदमी एक दिन माल नहीं बेच पाएगा तो कुछ और बिक जाएगा, कंपनी का बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अगले दिन पूरी कर सकता है। पर आईटी की जिम्मेवारी एक दिन भी, एक सेकंड भी अगर कमी रह गई तो पूरा तो ऑर्गेनाइजेशन बैठ सकता है ना। तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए ये शुरू से हमारे माइंड में, इंटेलेक्ट में बैठ गया कि भाई आईटी के लोग ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, तो मुझे भी आप लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। तो आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि यंग फोर्स आप यहाँ हो, एक शेर पढ़ता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा कि उम्र को जमा रखना है तो शौक जिंदा रखिए। उम्र को जमा रखना है तो शौक जिंदा रखिए, इतना ही पढ़ा मैंने। लेकिन उसके आगे की लाइन मैं पूरी करता हूँ, अपनी इच्छाओं को अपनी सीमाओं में रखिए, वरना शौक को गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। अच्छा हाँ, शेर का एक, जब शेर पढ़ा जाए ना, एक नियम भी होता है उसका। हाँ, ये वहाँ आनी चाहिए और ताली आनी चाहिए। ये अनसेड एक रूल है शेर पढ़ने का। आप लोगों ने कुछ ने हल्की सी दबी जबान में वहाँ बोला, कुछ ने हल्की सी ताली की शुरुआत करी, तो इस बात का आप आगे ध्यान रखना। तो इस बात का आगे ध्यान रखना। तो आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए मैंने बात कही कि अपनी इच्छाओं को अपनी सीमाओं में रखिए, वरना शौक को गुनाहों में बदलते देर नहीं लगती। ये जिंदगी सबकी एक रंगीन किताब की तरह है। ये जिंदगी सबकी एक रंगीन किताब की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई किसी का मन रखने के लिए बस पन्ने पलट रहा है, और कोई हर पन्ने को मन से पलट रहा है। बात पहुंची मेरी आप तक? ये जिंदगी सभी की एक रंगीन किताब की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है
कोई किसी का मन रखने के लिए पन्ने पलट रहा है और कोई हर पन्ने को मन से पलट रहा है। खो दो तो यादें हैं, जी लो तो जिंदगी है। पूरा हो गया भाई। हाँ, ये ध्यान रखना कि शेर कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। तो जिंदगी हम जिए कैसे अपनी, ये शेर सुनाने का मकसद ये था कि हमारी जिंदगी कैसी हो। जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत सारे आते हैं, स्ट्रगल्स भी बहुत सारी आती हैं, सक्सेस भी बहुत बार मिलते हैं, फेलियर्स भी बहुत बार मिलते हैं। तो जो मैंने कहा कि उम्र को जमा रखना है तो एक शौक जिंदा रखिए। ये जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि मेरे पास तो कोई शौक है ही नहीं। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में पूछते हैं, आप लोग भी पूछते होंगे, आपसे पूछा गया होगा कि हॉबी क्या है। तो अक्सर लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो अपना हॉबी, अपना पैशन बता पाते हैं। तमाम उम्र हमारी भी गुजर गई, बहुत सारे इंटरव्यू में हमने पूछ भी लिया, जवाब भी दे दिया, पर रियल पैशन क्या था, रियल हॉबी क्या थी, शायद उसकी तलाश थी। तो कोविड के समय में जब हमारे पास वक्त था, हम सभी लोग घर पर थे, मेरी भांजी ने कहा कि मामू आप ना एक यूट्यूब चैनल शुरू करो अपना। मैं कहा मुझे ये सब आता तो है नहीं। बोली मैं, आजकल बच्चे बड़े टेक से भी होते हैं जी, पेट से ही सीख के आते। तो उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आज 200 वीडियो उस पर लोड हो गई। तो फिर मुझे लगा शायद ये मेरी हॉबी थी जिसको मैं तलाश रहा था, ये मेरा पैशन था। तो आप सभी यंग फोर्स से भी या उम्र के, जैसे प्रमोद जी आपका भी पैशन है, मैंने थोड़ा बहुत सुना है आप मैराथन में दौड़ने जाते हैं और जापान तक दौड़ने गए, तो एक पैशन है, सच्चाई है। तो तभी तो ये यंग है, कि जितनी भी एज होगी मुझे पता नहीं, पर उससे कम ही दिखते हैं। तो आप सभी के लिए भी एक लेसन है। अच्छा, शौक हो क्या? इन्होंने दौड़ने का शौक बना लिया, हमने यूट्यूब पे वीडियो बनाने का शौक बना लिया। शौक जिंदगी का कुछ भी हो सकता है। यदि आप खाना खाने का शौक रखते हैं तो वो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो कनेक्ट करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा सबने, सुना है? उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनको जीवन में भोजन का शौक था। मैं बात कर रहा हूं अपना पैशन ढूंढने की, अपने जीवन में वो कोई वाव फैक्टर ढूंढने की। उनको भोजन का शौक था। अब जो आदमी फूडी होगा तो वो क्वालिटी में भी प्लस माइनस करेगा, ऊंच नीच निकालेगा। तो जब भी वो भोजन किया करते थे उसमें टीका टिप्पणी किया करते थे कि पत्नी से कहते थे आज तुमने इसमें कुछ नमक ज़्यादा कर दिया, आज मिर्ची ज़्यादा कर दी, आज या रोटी कुछ कम कच्ची पक्की रह गई। हर समय टीका टिप्पणी किया करते थे। तो उनकी पत्नी परेशान होकर एक दिन बोलती है, आप इतने बड़े गुरु, इतने बड़े स्वामी, आपका आशीर्वाद पाकर नरेंद्र जैसे बच्चे स्वामी विवेकानंद बन गए और आप कहाँ इन भोजन की टीका टिप्पणियों में लगे रहते हो, खाने में ही स्वाद ढूंढते रहते हो। स्वामी जी उस समय तो कुछ नहीं बोले, पर रात में अपनी धर्मपत्नी से बोले, भोजन में मेरा रस है, मेरी जिंदगी का पैशन है। जिस दिन मुझे इस भोजन में रस आना समाप्त हो जाए तो समझ लेना वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी होगा। ताली भी आएगी जब बात पूरी करूंगा। जिस दिन मुझे, ये उन्होंने अपने मन की बात कही कि मेरा पैशन है, मेरा इस धरती पर बने रहने का एकमात्र कारण मेरे इस भोजन में रस है। जिस दिन मुझे भोजन में रस आना समाप्त हो जाए समझ लेना मेरी जिंदगी के दिन नजदीक आ गए होंगे। एक दिन स्वामी जी ने भोजन किया, कुछ बोले नहीं। पुराने जमानों में स्त्रियां बाद में भोजन किया करती थी, पत्नी, है ना। तो उनके भोजन के पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने भोजन किया और पाया कि भोजन में तो नमक ही नहीं है आज, और स्वामी जी ने कुछ कहा भी नहीं। तो उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि आज भोजन में नमक नहीं था पर आपने कुछ कहा नहीं। स्वामी जी बोले, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला। इसका मतलब पत्नी समझ गई आज इन्हें भोजन में रस आना समाप्त हो गया है, यानी वो लाइफ का पैशन इनका पूरा हो गया है। उन्होंने तुरंत विवेकानंद को तार देकर भिजवाया और उसके ठीक एक हफ्ते के अंदर स्वामी जी ने विवेकानंद की गोद में अपना शरीर छोड़ दिया। ये है उनके जीवन का रस, लाइफ का पैशन। तो हमारी लाइफ का पैशन कुछ भी हो, लेकिन हो, जीवन जीने का एक मकसद हो, अपनी एक रूटीन से हटकर एक एक्टिविटी हो जो हमें यंग रखे। उम्र को जमा रखना है तो शौक जिंदा रखिए। लेकिन जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। कई बार हम बहुत अपने आप को तन्हा पाते हैं, कई बार असहाय पाते हैं। तब अल्बर्ट आइंस्टीन के 3 शब्द याद रखना। उन्होंने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे जीवन में ना कहा।
मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरा किसी काम में साथ नहीं दिया। क्यों? क्यों? यदि आप लोग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपका कोई कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ना करे तो आप उसके शुक्रगुजार होगे? यस और नो? नहीं होएंगे ना। आप सोच देखिए बड़े लोगों की सोच, वो कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ना कहा, मैं शुक्रगुजार हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने मेरा काम करने में कोई साथ नहीं दिया, क्योंकि उनकी वजह से मैं काम को खुद कर पाया और बहुत कुछ सीख पाया। तो यदि कोई हमारा साथ ना दे, यदि कोई हमें अकेला छोड़ दे, तन्हा छोड़ दे, तो टूटना नहीं है, हारना नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत कुछ कर पाएंगे, सीख पाएंगे, है ना। तो जब भी आप स्वयं को तन्हा पाओ तो ये शेर याद रखना कि हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर उजियारा होगा। आप लोग बहुत, जो मैं बात कर रहा हूं कि यंग फोर्स बैठी है, उनके लिए आगे की लाइन आती है, हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर उजियारा होगा, दिल टूटे या एटम, दुनिया में जयकारा होगा। अब दिल टूटने की बात कहां से आई? यंग फोर्स है, दिल टूट सकता है ना, है? बहुत सारों के कुछ अफेयर्स होंगे। अच्छा, दिल तो किसी भी उम्र में टूट सकता है, उसमें क्या है। तो जब भी हम खुद को तन्हा पाएं, जब भी खुद को असफल पाएं, असफल तो आइए अच्छा, असफलता ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे ही हिस्से में आती है। आप तमाम बड़े लोगों के इतिहास को उठाकर देखिए। भारत के एक राष्ट्रपति हुए जिनको हम सब ने धर्म की नज़र से ऊपर देखा, कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। असफलता उनके जीवन में भी आई। केरल से चले बहन के जेवर गिरवी रखकर एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए। समझना कि कहां से व्यक्ति चला और कैसे पहुंचा। केरल से चले बहन के जेवर गिरवी रखकर एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए देहरादून में इंटरव्यू था। 8 लड़के सिलेक्ट हुए, वो रह गए 9वें नंबर पर। 25 लोग थे टोटल इंटरव्यू में। किराया एक तरफ का ही लेकर आए थे, उम्मीद थी कि सिलेक्ट तो हो ही जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी एनडीए में, कमा के वापस चले जाएंगे, बहन के जेवर भी गिरवी जो रखे हैं छुड़ा लेंगे। लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गए। अब वो ऋषिकेश में गंगा तट पे टहल रहे थे, इस उलझन में थे कि आज मैं अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेता हूं, गंगा में कूद के आत्मघात कर लेता हूं। अब मैं आपको उस पॉइंट पर टच करा रहा हूं कि जीवन में यदि असफलता आ जाए, फेलियर आ जाए, तो टैकल कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है। तो शाम के समय ऋषिकेश में गंगा तट पर टहल रहे थे। शिवानंद आश्रम है वहां पर। स्वामी शिवानंद जी ने देखा कि मंगल आरती करके वो बाहर आए कि एक युवक गंगा तट पर टहल रहा है और उसके जो कदम हैं वो कुछ लड़खड़ा रहे हैं। समझ में आ गया कि इसका मन शांत नहीं है, कुछ ऊंच नीच चल रही है, तो हो सकता है कुछ गलत काम करने वाला। गए वहां पर, उनके कंधे पर हाथ रखा, पूछा बेटा कहाँ से आया है? बोला केरल से आया हूँ। अरे वाह, तू तो हमारे जगत गुरु की धरती से आया है, बता तेरे को क्या दिक्कत है। उनकी आंख में आंसू आ गए। बोले बहन के जेवर गिरवी रख कर आया था, सोचा था सिलेक्ट हो जाऊंगा, पायलट बनूंगा, पर नाकाम हुआ, असफलता मिली, घर वापस जाने के पैसे नहीं है, तो सोच रहा हूँ यहाँ गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लूँ। स्वामी जी बोले आ बैठ, बात करते हैं। उसको आश्रम में ले गए, शाम का खाना खिलाया, भोजन कराया। बोले पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें घर जाने के, तू बैठ आराम कर, बात कर, सोच कर। बातचीत हुई, सारी एक दूसरे की बात समझी, उनको गीता पढ़ने के लिए दी। बोले सुबह घर चले जाना, कोई बात नहीं, पैसे मैं दूंगा। सुबह जब अब्दुल कलाम वापस घर जाने के लिए निकले तो बोले स्वामी जी आप तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, आप कहें तो आपसे एक बात पूछ लूं। स्वामी जी ने कहा बेझिझक होके पूछो। अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मैं इतना स्ट्रगल करके, इतना संघर्ष करके यहां तक पहुंचा था, क्या मेरे जीवन में असफलता ही लिखी थी? अब इस जवाब को जो स्वामी जी ने दिया और जो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उसको आत्मसात किया, उस सवाल के जवाब से हमें वो मिला
जिसको आप सब मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, वहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली। आज हमारे पड़ोसी मुल्क में उतनी कंपनियां नहीं खुलती जितनी हम साल भर में मिसाइलें आकाश में छोड़ देते हैं। ये सब उनकी बदौलत था। स्वामी जी ने कहा कि यदि ईश्वर ने तुझे इस कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया तो इसका मतलब इससे किसी और महान कार्य के लिए तुझे चुनकर रखा है। इससे किसी और महान कार्य के लिए तुझे चुनकर रखा है। तू जा अपना जीवन का लक्ष्य ढूंढ। तो यदि वो सिलेक्ट हो गए होते तो शायद एक पायलट बन गए होते, इससे ज़्यादा क्या बनते। वहाँ से उन्होंने इस जवाब को जो आत्मसात किया और गीता पढ़कर जो मिसाइल बनाने का उनके मन में विचार आया, बाद में वो सिलेक्ट हुए, वो पूरी एक स्टोरी है। तो उससे हमें देश का सर्वश्रेष्ठ मिसाइल मैन मिला, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति मिला। तो कहने का मतलब लाइफ में फेलियर्स को हमें टैकल कैसे करना ये आना चाहिए। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, आप सबने नाम सुना होगा उसका, जिसको ट्रेन से धक्का दे दिया था, क्या नाम? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा की आप स्टोरी पढ़िए, फेलियर्स को कैसे हैंडल किया जाता है। बदमाशों ने उसकी चेन खींचने की कोशिश करी, चलती ट्रेन से उसको धक्का दे दिया, जैसे गिरी पोल से टकराई, एक पैर कट गया। पूरी रात ट्रेन पर पड़ी रही, 44 ट्रेन इधर से उधर गुजर गई, पैर को चूहे खाते रहे और चूहे खा खा के, वो चूहा कहते हैं ना, खाता तो क्लोरोफॉर्म छोड़ता है बॉडी में, पैर को सुन्न कर दिया, दर्द होना भी बंद हो गया। पूरी रात उस कटी हुई टांग को लेकर ट्रेन पे बैठी रही। सुबह जब उजाला हुआ, गांव वालों ने देखा कि एक लड़की कटी हुई है, उसको ले गए लोकल अस्पताल में। वहाँ एनेस्थीसिया नहीं था। डॉक्टर्स ने कहा हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है और तुम्हारी टांग को काट के अलग करना पड़ेगा, वरना पूरा बॉडी में जहर फैल जाएगा। अब देखिए अरुणिमा की ताकत। कहती है डॉक्टर मैंने पूरी रात इस दर्द को झेला है, मैं आगे भी झेल लूंगी, आप मेरा पैर बिना एनेस्थीसिया के काट दीजिए। और डॉक्टर ने वैसे ही ऑपरेशन किया बिना एनेस्थीसिया के, उसने झेला। और जब बात पता चली कि ये नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, फिर उसको लखनऊ एम्स में ले गए, फिर बाद में दिल्ली में लाए और उसके जीवन की आगे की संघर्ष देखिए। उसने दिल्ली में एम्स में अखबार में पढ़ा, मीडिया तो कुछ भी छापती है ना मसाला, कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी इसलिए कूद गई। दूसरा अखबार कहता है कि अरुणिमा आत्महत्या करना चाहती थी गरीबी के लिए, इसलिए चलती ट्रेन से कूद गई। अब उसने बात को दिल पर लगाया, दिल तक बात पहुंचनी चाहिए ना। अब उसने बात को दिल पर लगाया, अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर नहीं गई, कोच बछिंद्री पाल के पास गई, बोला मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ। अब देखिए कोच, कहते हैं ना वो मैनेजर और लीडर्स में जो फ़र्क होता है, ये होती है कोच की मेंटर। कोच कहता है बछिंद्री पाल कि यदि तूने इस हालत में ये सोच लिया है कि तू माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी तो समझ ले तू चढ़ गई, अब तो लोगों को तारीख पता चलना बाकी है सिर्फ। और उसने अपने जीवन का गोल बनाया और माउंट एवरेस्ट आज एक नहीं, वो 7 बार चढ़ चुकी है, 7 माउंटेन्स को चढ़ चुकी है एक पैर से। आप सबको पता हो कि ज़्यादातर जो डेथ होती हैं वो उतरते वक्त होती हैं क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। वो सब भी उसके पूरी स्टोरीज है कि कैसे उसने उन लाशों को देखा जाते वक्त, लेकिन फिर भी चढ़ी और वो पहुंची और तिरंगा लहरा कर आई। तो जीवन में जब भी असफल हो जाओ तो यही याद रखना कि हिम्मत का सागर लांघो, लहर लहर जयकारा होगा, दिल टूटे या एटम दुनिया में उजियारा होगा। एटम टूटता है ना तो एनर्जी निकलती है, अब उसी एनर्जी से कोई बम बना लेता है तो कोई बिजली बना लेता है। तो यदि जब हम अंदर से टूटे तो वो कंस्ट्रक्टिव वे में हमारी एनर्जी बाहर निकल के आए या डिस्ट्रक्टिव वे में आए, ये हम पर निर्भर करता है। एनर्जी तो निकलेगी, एनर्जी तो निकलेगी, हम उसको किस डायरेक्शन में चैनलाइज करते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम अक्सर अपने जीवन को वेस्ट की बातों में ज़्यादा बिता देते हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट की बातों में ज़्यादा निकल देते हैं। और सक्सेस जब आती है ना तो उसको हैंडल भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। सफलता जब हमें मिलती है तो उसको हैंडल भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो सफलता के समय में भी हम अपना बैलेंस बना कर रखें, हमें जवाब कैसे देना है ये हम सीख लें। अभी रतन टाटा जी ने जो शरीर छोड़ा, उन सब की फोर्ड की डील आप सभी ने सुनी होगी, सुनिए किसी ने? रतन टाटा और फोर्ड की डील क्या हुई थी, कैसे हुई थी? 1 और 2 3-4 लोगों ने सुनी है, गुड। 1998 में इंडिया में इंडिका कार लॉन्च हुई थी, टाटा की पहली कार, इंडियन कार थी। उससे पहले एम्बेसडर, फिएट, ये मल्टीनेशनल थी।
मारुति मल्टीनेशनल थी। तो इंडियन कार जब इंडिका पहले आई तो सड़कों पर अच्छी चली नहीं, सभी को मालूम होगा ये सब। जब कार नहीं चली, कंपनी का बिजनेस लॉस में जाने लगा, तो रतन टाटा जी को सुझाव दिया गया बोर्ड के द्वारा कि हम कार बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं, हमारा काम ट्रक बनाना है, हमारा काम हैवी ऑटोमेटिव में जाना है, तो कार हमसे नहीं बनेगी, बेच देते हैं। उन्होंने सुझाव मान लिया। फोर्ड से उनकी मीटिंग तय हुई। बिल फोर्ड जो उस समय मालिक थे। अब जब नेगोशिएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को थोड़ा सा डाउन करते हैं, तेरे प्रोडक्ट में दम नहीं है, तेरी सर्विस में दम नहीं है, हाँ, दूसरा वाला सस्ता दे रहा है, ऐसे कुछ टेक्निक्स लगाते हैं नेगोशिएशन की। तो बिल फोर्ड भी उनसे यही कह रहे थे कि जब कार बनानी नहीं आती थी तो इस बिजनेस में ही क्यों उतरे, उनको डिमोरलाइज करने के लिए। अब रतन टाटा के दिल पे बात लग गई, उन्होंने वहां कुछ नहीं कहा। जो मैं बात कर रहा हूं कि सफलता में जवाब देने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सीखने की बात है यहां से। तो उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। 2008 में फोर्ड ने JLR का बिजनेस एक्वायर कर लिया था। जगुआर और लैंड रोवर जो थी 2001 में ये फोर्ड ने एक्वायर कर ली थी और फोर्ड बहुत बड़ी कंपनी बन गई। 2008 के आसपास फिर एक मीटिंग होती है उसी बिल फोर्ड में और उसी रतन टाटा के बीच में। किस लिए? वो JLR का बिजनेस खरीदने के लिए। जवाब देने का तरीका। अब वही बिल फोर्ड जो उस समय ये कह रहे थे कि कार बनानी नहीं आती तो इसी बिजनेस में क्यों उतरे, और 2008 में ये कह रहे हैं 10 साल के अंदर अंदर रतन टाटा जी आप हम पर एहसान कर रहे हैं, ये हमारा बिजनेस खरीद कर, JLR का बिजनेस खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। तो आपकी सफलता भी कहते हैं ना, वो शोर मचाए तो इतनी खामोशी से मचाए कि सबको पता चल जाए। फेलियर हो तो जिंदगी में निराश ना हो, लेकिन सक्सेस भी हो तो इतने ज़्यादा उतावले ना हो जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ा जाए। तो ज़िंदगी में हम लाइफ में हमेशा बैलेंस बना कर रखें। लेकिन वो बैलेंस बनाने के लिए भी जो मैं बात करी कि उसने जवाब किस तरीके से दिया, हम लोग अक्सर डिबेट में पड़ जाते हैं, बहस में पड़ जाते हैं और अपनी एनर्जी को, अपने मोमेंटम को वहीं ख़त्म कर देते हैं। बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। ग्रास इज़ ब्लू सुनिए किसी ने? 1 2 गुड, सुनाना वाजिब है। थोड़ा लाइटर मोमेंट के लिए, आप लोग बड़े सीरियस भी हो गए। एक बार एक गधे और चीते में बहस हो जाती है जी। गधे और चीते में बहस हो जाती है। गधा कह रहा होता है कि ग्रास इज ब्लू, चीता कहता है ग्रास इज ग्रीन। ठीक, वो अपनी जगह अपनी बात पे अटका हुआ, वो अपनी जगह अपनी बात पे अटका हुआ। दोनों में बहस इतनी बढ़ जाती है, कोई वाद विवाद बढ़ जाता है, सोल्यूशन नहीं निकलता, तो कहते हैं जंगल के राजा के पास चलते हैं, शेर के पास, वो आंसर देगा। शेर के पास जाते हैं और जब जा रहे होते हैं तो गधा दूर से चिल्लाना शुरू कर देता है, ज़िल्ले इलाही जहां पना, माई मेजेस्टी, डोंट यू फील ग्रास इज ब्लू। दूर से ही वो तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देता। शेर समझ जाता है, कहता यस ग्रास इज ब्लू। अब गधा 7वें आसमान पे, ये देखिए जिल्ले इलाही जहां पना, ये टाइगर मेरी बात को मानता नहीं है, मेरे से बहस किए जा रहा है, ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन। शेर कहता नहीं ग्रास इज ब्लू। गधे को और आत्मविश्वास आ जाता है, कहता है इसको सजा दीजिए जिल्ले इलाही, मेरे से बहस कर रहा है ये। कहता हाँ इसको सजा मिलनी चाहिए। टाइगर को 1 साल की सजा सुना दी जाती है। गधा अपना छलांगे मारता हुआ वहां से निकल लेता, खुश होता हुआ, यस ग्रास इज ब्लू, ग्रास इज ब्लू। अब उसके जाने के बाद टाइगर पूछता है शेर से, माई मैजेस्टी डू यू रियली फील ग्रास इज ब्लू? कहता नो ग्रास इज ग्रीन। कहता फिर मुझे सजा क्यों दी? कहता है तुझे सजा ग्रास के ग्रीन या ब्लू होने के कारण नहीं दी, तुझे सजा गधे के साथ बहस करने के लिए दी गई। और उससे ज्यादा तू उस गधे के साथ मिलकर मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए आ गया, तुझे सजा इसके लिए दी गई है। तो जीवन में जब भी हमारे सामने ऐसा कोई मौका आए तो वाद विवाद में, बहस में पड़ के अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना, अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करना। ठीक है? एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग मॉडर्नाइज हो गए, या वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में ज़्यादा आ गए, या पश्चिम ने अपनी सभ्यता में हमें अपना ज़्यादा ढाल लिया, तो हम लोग संस्कार कुछ भूल गए।
तो हम जो बात कर रहे हैं एपिक्स की, हमें इनसे सीखना चाहिए, अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए, अपनी संस्कृति से, इतिहास से सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को जब शिकागो जाना था धर्म सम्मेलन में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, गुरु माँ से, आज्ञा लेके जाते थे, आजकल तो हम लोग क्या कहते हैं, जा रहे हैं, परमिशन तो ख़त्म हो गई। अच्छा, हमारी कंपनी ने वो लीव की परमिशन भी ख़त्म कर दी, ऑटो अप्रूवल हो गई। तो परमिशन का कहने का मतलब, इस बदलते हुए समाज में परमिशन का कल्चर ख़त्म हो गया है। पहले के ज़माने में परमिशन लेके आया जाया करते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो जाना था, गुरु माँ के पास गए कि माँ, शिकागो में धर्म सम्मेलन है, क्या मैं अपने सनातन की बात करने के लिए चला जाऊं? माँ इत्तेफाक से सब्जी काट रही थी, माँ ने कहा चाकू पकड़ाना। स्वामी जी ने चाकू पकड़ाया, माँ कुछ बोली नहीं, वो समझ गया कि इजाज़त नहीं मिली, चले गए। हफ्ते भर बाद फिर आए, माँ शिकागो में धर्म सम्मेलन है, क्या मैं अपने सनातन की बात करने के लिए चला जाऊं? इत्तेफाक से माँ फिर से सब्जी काट रही थी, शाम का समय था, माँ ने कहा चाकू पकड़ाना। नरेंद्र ने चाकू पकड़ाया, माँ कुछ बोली नहीं, समझ गए कि इजाज़त नहीं मिली। अब जब दिन वास्तव में ही नज़दीक आ गए तो स्वामी जी फिर गए कि माँ शिकागो में धर्म सम्मेलन है, क्या मैं अपने सनातन की व्याख्या के लिए चला जाऊं? इत्तेफाक से माँ फिर से सब्जी काट रही है, क्योंकि शाम का समय जा रहे हैं वो वहाँ पर। माँ ने कहा चाकू पकड़ाना, नरेंद्र ने चाकू पकड़ाया और माँ ने कहा जा चला जा। अब स्वामी जी कह रहे, माँ मैं पहले भी 2 बार आया तुम्हारे पास, तुम तब तो कुछ बोली नहीं, इस बार ऐसा क्या परिवर्तन आया, तुमने आते ही कह दिया जा चला जा। अब सीखना इससे बात, जो इस हॉल में बैठी हुई यंग जनरेशन को सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आजकल हम लोगों में आदत सब में ये हो गई है कि हम बात को सुनते नहीं हैं, बोलते ज़्यादा है। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि बात को तू अंदर तो जाने दे तब जवाब दे। हमारी भी ऐसी आदत, सबकी ऐसी आदत है, क्योंकि उस परिवेश में बड़े हो रहे हैं कि हमें लगता है कि हम ही ज्ञानी ज़्यादा है, सब कुछ हमें पता है। ऑफिस में भी और घर में भी, समाज में भी, आप सभी के साथ समझना यही समस्या होगी। जनरेशन गैप हो जाता है तो हम सामने वाले की बात को सुनते नहीं है, जवाब पहले देते हैं। तो वो हमेशा कहती थी माँ कि बात को अंदर तो जाने दे तब जवाब दियो। तो सीखा मैंने। तो वो उनकी माँ सिखा रही है कि स्वामी जी ने पूछा कि जब मैं पहले 2 बार आया तब तो तुम कुछ बोली नहीं, इस बार ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि आते ही तुमने कहा जा चला जा? माँ ने कहा कि मैंने तुझसे पहले 2 बार जब चाकू मांगा, चाकू पकड़ाते वक्त तूने चाकू का हैंडल तो अपने हाथ में रखा, नोक मेरे हाथ में दी, ताकि कटे तो तुम्हारा कटे और मैं सुरक्षित रहूं। इस बार जब तूने चाकू पकड़ाया तो चाकू पकड़ाते वक्त तूने हैंडल मेरे हाथ में दिया और नोक अपने हाथ में दी, ताकि तुम सुरक्षित रहो। इसका मतलब अब तू सनातन की व्याख्या करने लायक हो गया, जा तू चला जा। तो ये है हमारी सनातन, ये है संस्कार जो हमें हमारा इतिहास सिखाता है। आज के बच्चे, मैं अभी पीछे स्कूल में लेक्चर देने गया, मैंने कहा क्या देखते हो टीवी पर? सब बोलते हैं डोरेमोन। क्या सिखाएगा वो? तो हमारा इतिहास हमें सिखाता है। स्वामी रामचंद्र जब वनवास गए, एपिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब वो चित्रकूट पहुंचे तो उनका मिलना वन देवी से हुआ। ठीक है, शिक्षा की बात कर रहा हूँ, विद्या की बात कर रहा हूँ। शिक्षा तो हमें स्कूल कॉलेज में मिल गई, इंटरनेट पे मिल गई, गूगल पे मिल गई, लेकिन विद्या कहाँ से मिलेगी? जानकारी और समझदारी में फ़र्क है। जानकारी आपको गूगल से मिल सकती है, लेकिन समझदारी नहीं मिलेगी। तो वही शिक्षा और विद्या में फ़र्क है। तो ये विद्या है जो चाकू पकड़ाना के वक्त हैंडल मेरे हाथ में हो या उसके हाथ में हो, ये विद्या है। शिक्षा तो यह है कि चाकू पकड़ा दिया। तो वही बात हम रामचरितमानस से सीखते हैं। तो राम जी जब गए चित्रकूट पहुंचे तो उनका मिलना वन देवी से हुआ। वन देवी ने कहा, आइए प्रभु श्री राम, वन में आपका स्वागत है, कहिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूं। राम जी बोले कि मुझे वनवास मिला है, वन में अपना गुजारा तो मैं स्वयं कर लूंगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कर लूंगा अपना गुजारा। तो वन देवी ने कहा, कुछ हमें भी अपने जीवन को उभारने का, अपने जीवन को संवारने का अवसर दीजिए, आपकी कुछ सेवा का अवसर दीजिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो कर दूं आपके लिए। तो राम जी कहते हैं, देखो यदि आप कुछ करना ही चाहती हो तो एक काम कीजिए कि ये जो वन में पार करके आया हूं इसके कांटे हटा दो।
वन देवी कहती है तथास्तु, अभी हटा दिए, ये वन शूल विहीन हो गया, आपने कहा और हो गया, पर एक जिज्ञासा है, कहो तो पूछ लूं। राम जी कहते हैं जरूर पूछ लो। वन देवी कहती है राम जी आप तो वन पार करके आ चुके, अब आपको क्या लाभ यदि कांटे हट भी जाए और ना भी हटे। राम जी कहते हैं कि हाँ बात सही है, मैं तो वन पार करके आ चुका और मुझे इसका कोई लाभ नहीं, परंतु मुझे यकीन है कि मेरा अनुज भरत मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, और यदि उसके पांव में एक भी कांटा चुभ गया तो उसे बहुत दर्द होगा। ये विद्या की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये संस्कार की बात कर रहा हूं, ये जानकारी और समझदारी की बात कर रहा हूं, उसे बहुत दर्द होगा। वन देवी कहती हैं कि क्या अयोध्या का राजा, क्योंकि भरत राजा हो चुके थे, क्या अयोध्या का राजा, क्या दशरथ का पुत्र, क्या अयोध्या की चतुरंगिनी सेनाओं का सेनापति, क्या राम का अनुज इतना निर्बल है, इतना कमजोर है कि वन के कांटे भी सहन नहीं कर पाएगा? आप सुनिए राम जी का उत्तर। राम जी कहते अरे नहीं, मेरा अनुज तो इतना मजबूत है, इतना बलवान है, यदि उसकी छाती से इंद्र का वज्र टकरा जाए तो वो भी टूट जाए। कहती है फिर क्यों हटा दूं कांटे? राम जी कहते हैं यदि उसके पांव में एक भी कांटा चुभा तो उसका हृदय ये सोच के टूट जाएगा कि मेरे कारण भैया राम को इन कांटों पर चलकर जाना पड़ा था, इसलिए हे वन देवी इन कांटों को तुम हटा देना। तो परिवार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, ऑफिस में आपस में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करने के लिए, न केवल पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हमें यही तो चैलेंजेस आते हैं कि हमारी एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, संस्कार नहीं मिलते। तो यदि हम अपने अंदर के इंटेलेक्ट को उस लेवल पे डेवलप कर लेंगे तब हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तब हम फेलियर्स में भी और सक्सेस में भी बैलेंस रह सकते हैं। दोनों चीज़ों का एपिटाइट हमारे अंदर हो सकता है। ठीक है, तो मैं अगर समय ज़्यादा हो तो बोलता जाऊंगा, नहीं तो आप मुझे बता सकते हैं कि कब रुकना है, कहाँ रुकना है। एक और रामचंद्र जी वाली जरूर सुनाना। तो मेरे ख्याल इस एपिसोड को यहाँ पूरा करें संदीप जी, उसके बाद आप बताएंगे तो फिर आगे वो रामचंद्र जी वाली करते हैं। तो मेरा आप सभी को यही मैसेज है, क्योंकि समय की सीमा बोलोगे तो मैं 1 घंटा और बोलूँगा, तो पर मैं समझता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम भी आप बुलाओगे तो अच्छा रहेगा, तो फिर कुछ और बोल देंगे, सारा कुछ आज ही बोल देंगे तो है नहीं। वो थोड़ी संदीप जी भूमिका बांधेंगे उसके बाद, हाँ मेरे को भी थोड़ा एक पानी पीने का मौका मिल जाएगा बीच में। ठीक है, तो मेरा आप सभी, मेरे हम उम्र से, मेरे से ज़्यादा बड़ी उम्र वालों से, मेरे से छोटी उम्र वालों से यही कहना है कि हम वेस्ट से आजकल बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर वेस्ट का वेस्ट ना उठाएं, वेस्ट का वेस्ट ना उठाएं। हमारे पास, अपने पास बहुत कुछ है। आज अमेरिका के पास कुछ इतिहास नहीं है, हिंदुस्तान के पास इतिहास भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। हम अक्सर अपनी सरकारों को ही कंप्लेंट करते हैं कि सरकार ने ये करना चाहिए था, मंत्रियों ने ये करना चाहिए था। उन्हें अपने लेवल पे जो करना चाहिए था वो करें, करते रहेंगे, पर हमें हमारे लेवल पे क्या करना चाहिए। ये देश कोई संसद भवन में, कोई लाल किले पर, कोई इंडिया गेट पे बनने वाला नहीं है। 1/140 करोड़ भारत आप हो, 1/140 करोड़ भारत मैं हूँ। हम सब अपने अपने हिस्से का अच्छा काम कर ले तो हमारा देश अच्छा बन सकता है और बनेगा। हम लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, हम देखते हैं लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होकर एक लाइन में चलते हैं। मेट्रो में चढ़ना होगा तो पहले उतरने वालों को उतरने देंगे, फिर हम अपने लिफ्ट का एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पर लिफ्ट खोलेगी, अंदर पहले जाने की कोशिश करता है, बाहर वाले को आने का मौका ही बाद में मिलता है। ये हमारे ऑफिस, मतलब कहीं का भी एग्जाम्पल देख लो, हम लोग उस कल्चर में भी ढले नहीं है। तो हमारा देश हम ही से बनेगा। सरकारें अपने अपने लेवल पे भले काम करें, और सरकारों के काम करने का नतीजा भी है कि आज जब रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो भारत का बच्चा भी तिरंगा लेके निकलता है, तो दोनों देश की सेनाएं युद्ध रोककर उसको सलाम करके रास्ता भी देती हैं। ये आपके और मेरे पुरुषार्थ का नतीजा है, ये सरकारों के पुरुषार्थ का नतीजा है। तो हम सब अपने अपने 1/140 करोड़ जो भारतीय हैं वो अच्छे होने का प्रयास करें। हमारा देश यदि 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी जरूर भारत की होगी। तो मैं एक अपनी बात को अल्प विराम देता हूँ, उसके बाद रुचि मैम और संदीप जी आप आगे की बात रखें, तो फिर हम आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।
थैंक यू नंदा जी। जो दिवाली कभी मना नहीं पाता वो है चांद, क्योंकि दिवाली हमेशा अमावस्या की रात को आती है। दिवाली के साथ और बहुत सारी जुड़ी हुई बातें हैं जो कभी नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। शबरी और राम का आपस में संवाद है। दिवाली पर रामचंद्र जी आए थे इसलिए दिवाली बनाते हैं, परंतु पूजा हम लक्ष्मी और गणेश की करते हैं, ऐसा सब क्यों है, ये सब नेक्स्ट सेशन में बनाएंगे। आज बात चलिए कि चांद और दिवाली और रामचंद्र में संबंध क्या है। और ये भी एक कॉर्पोरेट लेसन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझना। सिर्फ चांद, दिवाली और रामचंद्र का कनेक्शन नहीं है, ये कॉर्पोरेट लेसन है जो पूरा होने पे आपको बताता हूँ। जब चांद का धीरज छूट गया वो रघुनंदन से रूठ गया। जब चांद का धीरज छूट गया वो रघुनंदन से रूठ गया। बोला रात को आलोकित हम ही ने करा है, स्वयं शिव ने हमें सिर पर धरा है। शिव जी के सिर पर होता है ना चांद, तो रात को आलोकित हम ही ने करा है, स्वयं शिव ने हमें सिर पर धरा है। तुमने भी तो किया उपयोग हमारा है, हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है। सिया के रूप को हम ही ने संवारा है, चांद के तुल्य उनका मुखड़ा निखारा है। अब देखो चंद्रमा राम जी से कैसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है अगली लाइनों में। याद में सिया की जब तुम चुपके रोते थे, रात भर तुम संग हम ही तो जगे होते थे। भाई वनवास के दिनों में जब सिया जी का अपहरण हो गया और रात में राम जी रो रहे हैं चुपके, तो कह रहा है और तो कोई नहीं होता था, मैं ही तुम संग जगा होता था। क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो याद में सिया की जब तुम चुपके रोते थे, रात भर तुम संग हम ही तो जगे होते थे। संजीवनी लाऊंगा लखन को बचाऊंगा, यह कहकर हनुमान ने किया था तुम्हें आश्वस्त, पर अपनी चांदनी बिखेर कर उसका मार्ग मैंने ही तो किया था प्रशस्त। अब वो कह रहा है कि तुम्हारे हर कार्य में मैं भी सहयोगी हूं। संजीवनी लाऊंगा लखन को बचाऊंगा, यह कहकर हनुमान ने किया था तुम्हें आश्वस्त, पर अपनी चांदनी बिखेर कर उसका मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले से लगाया, पर मेरा नाम तो कहीं नहीं आया। मुझे भी तो रिवार्ड रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था। तुमने हनुमान को गले से लगाया, पर मेरा नाम कहीं ना आया। रावण की मृत्यु पर मैं भी प्रसन्न था, रावण की मृत्यु पर मैं भी प्रसन्न था। तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था, पूरे नगर को था दुल्हन सा सजाया। तुमने उस अवसर पर सभी को बुलाया, फिर बताओ मुझे ही क्यों भुलाया। सभी को बुलाया, जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ फिर कहता है मुझे ही क्यों भुलाया, मतलब अमावस्या की रात को यदि दिवाली बनी तो मुझे भुला दिया। तो रावण की मृत्यु पर मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था। तुमने उस विजय उत्सव में सभी को बुलाया, तो फिर बताओ मुझे ही क्यों भुलाया। मुझे चिढ़ाते हैं लोग, मुझे सताते हैं लोग, दिवाली आज भी अमावस्या को ही मनाते हैं लोग। अब प्यार भरे शब्दों से उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहा है कि मुझे चिढ़ाते हैं लोग, मुझे सताते हैं लोग, दिवाली आज भी अमावस्या को ही मनाते हैं लोग। अब देखिए वो राम जी का दिल जीत लेता है। राम जी कहते हैं क्यों व्यर्थ घबराता है, जो खोता है वही तो पाता है। जा आज से तुझे ना सताएंगे लोग, जा आज से ना तुझे चढ़ाएंगे लोग, सब तेरा ही मान बढ़ाएंगे। जो मुझे कहते थे राम, आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो ये है राम जी की रामचंद्र होने की कहानी। तो कैसे उन्होंने राम के साथ रामचंद्रमा का नाम जोड़ा और रामचंद्र हुए। तो कॉर्पोरेट लेसन ये है कि मीठी बातों से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। चंद्रमा ने जीत लिया और वरदान पा लिया। ठीक है, थैंक यू मैम, आप लोग आए, आपको अपनी मीटिंग में जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना समय दिया, अपना विश्वास दिया। समय सबसे ज़्यादा कीमती होता है। देखो प्रेम कहते हैं कि सबसे कीमती है, लेकिन प्रेम से ज़्यादा विश्वास कीमती है, क्योंकि प्रेम तो एक बार टूट के बन सकता है, विश्वास नहीं बनता। तो आप लोगों ने जो दोनों चीज़ें मुझे दी, तो मैंने कोशिश करी, आपको लौटाई। कुछ कमी रह गई हो तो दोबारा मौका दे देना, फिर पूरी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Lovely.